नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। शाम 9 बजे की रोज राजस्थान सामान्य अध्ययन की जो टेस्ट सीरीज आपको मिलती है नानक क्लासेज ऐप में, उसकी क्लास शुरू होने जा रही है। 9 बजे की क्लास में आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना और जल संसाधन प्रणाली। जो प्राचीन जल संसाधन प्रणाली की थी, अब कौन सी सिंचाई परियोजनाएं चल रही है, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जिस विद्यार्थी ने अब तक हमारे नानक क्लासेज ऐप में ये राजस्थान सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि पूरे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ लगातार आपको टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं। एक टेस्ट सीरीज पूरी खत्म हुई, दूसरी स्टार्ट। अब हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो राजस्थान की भूगोल की चल रही है और 7 नंबर टेस्ट वापिस शुरू हो चुका है। रोज शाम 6 बजे नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट मिलता है और 9 बजे आपको यहाँ मिल जाती है इसकी व्याख्या। तैयारी रखो, मस्त रहो और निरंतर अभ्यास करते रहो, टेस्ट देते रहो, बार बार उनका अभ्यास करते रहो, एक दिन आपको सफलता मिलेगी। तो स्टार्ट करें आज की इस क्लास को। एक बार सेशन को लाइक शेयर कर देना। पहला प्रश्न आपके सामने। और जब भी सिंचाई परियोजना की बात आती है, पश्चिमी राजस्थान की मरु गंगा इंदिरा गांधी नहर को हम जरूर याद करते हैं और एग्जामिनर भी याद करता है। कुछ नदियों की चर्चा करेंगे जहां परियोजना चल रही है और एक मुख्य नहर इंदिरा गांधी नहर। जब जब प्रश्न एग्जाम में आया है, बड़ा ही खास प्रश्न आया है। और इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम कहां से हुआ? इंदिरा गांधी नहर पश्चिमी राजस्थान में लगभग 10 जिलों में ये लाभान्वित होती है, खास करके हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, इन जिलों में ये बहती है। बाकी 10 जिले से लिफ्ट नहरों के माध्यम से लाभान्वित होते हैं। 31 मार्च 1958 को ये नहर बननी स्टार्ट हुई थी और 1961 में ये नहर बनकर तैयार हो गई। उस समय तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे कौन? के राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली उस समय राष्ट्रपति थे, सॉरी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे। उनके द्वारा 1961 को नौरंग देसर शाखा से जल वितरित करके की शुरुआत की जाती है। ये जो झील, ये जो नहर निकलती है वो सतलुज व्यास नदी पर हरिके बैराज से। कहाँ से ये नहर निकलती है? सतलज और व्यास नदी पर हरिके बैराज से। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। अब देखो थोड़ी सी बात, ये देखिए हरिके बैराज नदी कौन सी? सतलज और व्यास नदी के संगम से ये निकली और ये पहले पंजाब और फिर हरियाणा में बहती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ से प्रवेश करती है? हनुमानगढ़ जिले में ये प्रवेश करती है और मसीता वाली हेड तक राजस्थान फीडर की लंबाई है 204 किलोमीटर। ये देखिए हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर में बहती हुई इसका लास्ट पॉइंट है मोहनगढ़। लास्ट जीरो पॉइंट कहाँ पे है? मोहनगढ़ तक है। फिर इसकी उप शाखा निकाली गई है गडरा रोड तक। ठीक है, गडरा रोड बाड़मेर तक एक उप शाखा निकाली गई है। टोटल वहां से लेकर यहां तक इसकी टोटल जो लंबाई है 649 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से इंदिरा गांधी। देखिए पाकिस्तान, बहुत बार प्रश्न आता है कि राजस्थान में कौन सी सिंचाई परियोजना है वो पाकिस्तान के सहारे सहारे है। तो ये देखिए सहारे सहारे, ये है पाकिस्तान। अगला प्रश्न देखो, इंदिरा गांधी नहर मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी नहर मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में। अब न तो गंगानगर करना, न बीकानेर करना, न पंजाब, क्या करना है? क्योंकि जहां राजधानी है वहीं इसका मंडल है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सर्वप्रथम जल प्रवाहित कब किया गया? मैंने आपको कहा था ना कि 1948 में कंवर सेन जी के द्वारा इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी। एक पत्र लिखकर, उस समय बीकानेर के शासक थे शार्दुल सिंह, और एक बीकानेर में पानी की आवश्यकता नामक इन्होंने एक पत्र लिखा था सरकार को। और उसके बाद में 1948 में रूपरेखा तैयार हुई और इसकी शुरुआत हुई, बननी स्टार्ट हुई थी 1958 को। ठीक है, लेकिन इसमें जल प्रवाहित किया गया 11 अक्टूबर 1961। उस समय तत्कालीन जो हमारे उपराष्ट्रपति थे, शायद हाँ उपराष्ट्रपति थे, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट जब होता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, क्योंकि पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार रहे थे। कितनी बार? 2 बार रहे थे। तो उपराष्ट्रपति थे उस समय। 11 अक्टूबर 1961 की बात है। राजस्थान में किस नहर परियोजना पर
फुहारा पद्धति द्वारा संचालित सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है और हाल ही में इस परियोजना को पिछले साल अवार्ड भी मिल चुका है। फुहारा पद्धति से 100% सिंचाई फुहारा पद्धति से करने वाली पहली सिंचाई परियोजना बन गई नर्मदा नहर परियोजना। ठीक है, नर्मदा नहर परियोजना जिससे जालौर और बाड़मेर जिले लाभान्वित होते हैं। पहली ऐसी नहर सिंचाई परियोजना है जिससे 100% सिंचाई होती है, वो फुहारा पद्धति से होती है, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से, स्प्रिंकलर पद्धति से होती है। अब देखो किसकी बात आई है, नर्मदा नहर परियोजना की। नर्मदा नहर परियोजना की चर्चा कर ले, थोड़ी सी जरूर करेंगे क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बदलने वाली नहीं है। नर्मदा नहर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। एक पहला प्रश्न ये बन गया। इस परियोजना से राजस्थान के लिए 0.50 MAF, ये प्रश्न आ चुका है पेपर में, मिलियन एकड़ फीट, MAF का मतलब मिलियन एकड़ फीट जल की मात्रा निर्धारित की गई है। इस जल को लेने के लिए गुजरात के सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नहर 458 किलोमीटर गुजरात में और 75 किलोमीटर राजस्थान में है। 75 कह दो या 74 कह दो, एक ही बात है। यह नहर जालौर जिले की सांचौर तहसील के सिल्लू गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है और पहली बार फरवरी 2008 को वसुंधरा राजे, उस समय मुख्यमंत्री, ने इस नहर में जल प्रवाहित किया। पहली बार 2008 में जालौर जिले के सांचौर तहसील के सिल्लू गांव में सबसे पहले जल आया था। इस परियोजना में सिंचाई केवल फुहारा पद्धति से करने का प्रावधान है। जालौर और बाड़मेर की गुड्डा मलानी तहसील नर्मदा नहर से लाभान्वित हो रही है। तो यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पहला क्या बनता है, नर्मदा नहर परियोजना का संबंध गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान से है। राजस्थान में नर्मदा नहर परियोजना का हिस्सा कितना है, 0.50 MAF। राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है, 74 या 75 किलोमीटर। ठीक है, इससे लाभान्वित कौन कौन होते हैं, एक बाड़मेर होता है और एक जालौर जिला होता है। पहली बार जल कब आया, 2008 में। तो इतनी चीज अगर आप याद रख लोगे तो यहाँ से ही प्रश्न एक आधा पूछा जाता है। किस लिफ्ट नहर को जोधपुर राज्य की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। एक लिफ्ट नहर है जिसे जोधपुर राज्य की लिफ्ट कहते हैं, राजीव गांधी लिफ्ट नहर। कौन सी, राजीव गांधी लिफ्ट नहर जोधपुर राज्य की जीवन रेखा कही जाती है, सुमेलित नहीं है। अब देखो, इंदिरा गांधी नहर पर टोटल 9 लिफ्ट नहरें, कितनी, 9 लिफ्ट नहरें हैं। 7 तो संचालित है, एक निर्माणाधीन है और एक आपकी प्रस्तावित है। तो टोटल कितनी होगी, 9 लिफ्ट नहरें होगी। अब 9 लिफ्ट नहरों में प्रश्न क्या आता है, पहले उसका नाम क्या था, अब नया नाम क्या है और कौन से जिले लाभान्वित होते हैं। इस प्रश्न को देखने से पहले मैं आपको 9 की 9 लिफ्ट नहरें बताता हूँ। देखो, लिफ्ट नहर व लाभान्वित जिले, लिफ्ट नहर व लाभान्वित जिले। सबसे पहले देखो, कंवरसैन लिफ्ट नहर, वर्तमान में इसका नाम है कंवरसैन लिफ्ट नहर, जिसे पहले कहते थे लूणकरण सर लिफ्ट नहर कहते थे। कंवरसैन से समझ गयो, क्योंकि ये जो इंदिरा गांधी का खाका तैयार किया था, इंजीनियरिंग थे इसके, कंवरसैन थे। और उस समय जो गृह मंत्री थे वल्लभ पंत सेन थे जब ये बन रही थी। पहली और सबसे लंबी लिफ्ट नहर है ये कंवरसैन लिफ्ट नहर, प्रथम लिफ्ट नहर है पहली तो, और सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। कहाँ लिफ्ट नहर है ये, गंगानगर और बीकानेर में जल डालती है। गंगानगर और बीकानेर से गंगानगर और बीकानेर लाभान्वित होते हैं। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर जिसका प्राचीन नाम था नौहर साहवा लिफ्ट नहर, ये हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सबसे ज्यादा जिलों में है ये, 4 जिलों के अंदर। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, जिसे पहले कहते थे गजनेर लिफ्ट नहर, बीकानेर और नागौर, कौन से जिले लाभान्वित। अब कुछ 4-5 प्रश्न आएंगे, आपको पता भी लग जाएगा किस प्रकार के। तो पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम था गजनेर लिफ्ट नहर, बीकानेर और नागौर लाभान्वित होते हैं। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, जिसका पहले नाम था फलोदी लिफ्ट नहर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर लाभान्वित है। गुरु जम्बेश्वर से याद रखना, गुरु जाम्बो जी के जो भक्त है वो बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर में ज्यादा रहते हैं। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर कोलायत लिफ्ट नहर है। अब याद रखना, डॉक्टर करणी सिंह से इलाज करते हैं बीकानेर और जोधपुर वाले ज्यादा करवाते हैं, डॉक्टर करणी सिंह हॉस्पिटल में, बस याद रखना। जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, जिसका प्राचीन नाम था पोकरण लिफ्ट नहर, जोधपुर और जैसलमेर वाले। जयनारायण व्यास को मारवाड़ का गांधी कहते हैं, तो मारवाड़ समझ लो, जोधपुर जैसलमेर का था। और वीर तेजाजी लिफ्ट नहर,
वागड़सर लिफ्ट नहर कहते थे पहले, सबसे छोटी लिफ्ट नहर है बीकानेर में। वीर तेजा जी को कौन पूछते हैं? बीकानेर वाले, इतना याद रखना। वैसे तो तेजा जी की कर्म भूमि अजमेर है ज्यादा, लेकिन हमें याद रखना है, ठीक है। ये 7 हो गई। और एक प्रस्तावित है, रामदेव बाबा अली गुरु बेरुदान चलानी, जो निर्माणाधीन है, वो भी याद रखना। अब प्रश्न अपने सामने देखो क्या है, सुमेलित नहीं है। कोलायत लिफ्ट नहर जोधपुर बीकानेर। अब देखो कोलायत का नाम हो गया करनी सिंह। करनी सिंह मैंने आपको क्या बताया था? बीकानेर जोधपुर में, तो बीकानेर और जोधपुर सही है। गजनेर लिफ्ट नहर, अब देखो गजनेर, गजनेर का नाम हो गया पन्नालाल बारूपाल। पन्नालाल जी बीकानेर नागौर में रहते हैं, ये भी सही है। फलोदी लिफ्ट नहर नया नाम क्या हो गया? गुरु जम्बेश्वर, जैसलमेर बीकानेर, यहां तक सही है। वागड़सर लिफ्ट नहर, अब देखो वागड़सर का क्या नाम है? पोखरण वागड़ वीर तेजा जी, अकेले बीकानेर में है, और यहाँ क्या लिख रखा है? जैसलमेर में, तो ये असत्य हो गया, ठीक है। और ये जैसलमेर बीकानेर जोधपुर तीनों में है, वागड़सर लिफ्ट नहर बीकानेर अकेले में है, जैसलमेर में नहीं है, तो ऐसा ये सुमेलित नहीं है। अगला देखो, इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताओ। अब वो तो थी लिफ्ट नहर, अब इंदिरा गांधी नहर पर कुछ शाखाएं भी है, जैसे आपने नाम सुना है, सीधे सीधे आप कहते हो ना कि हमारी अनूपगढ़ शाखा है, हमारी पुग्गल शाखा है, सुरतगढ़ शाखा है, ऐसे कहते हो ना, वो शाखाएं हैं, ठीक है। उन शाखाओं को अपने याद करने हैं। ये पूछ रहा है उत्तर से दक्षिण, यानी यहाँ से नदी आई है, कौन कौन सी है? तो जहां से ये नदी आई है, सबसे पहले आती है यहाँ ऑप्शन के अनुसार अनूपगढ़, फिर पुग्गलगढ़, फिर बिरसलपुर और चारणवाला, ठीक है। सबसे पहले, वैसे सबसे पहले शाखाओं में कौन सी आती है? रावत, रावतसर शाखा आती है, जो एकमात्र ऐसी शाखा है जो बाईं तरफ से मिलती है, इस साइड से। बाकी बाईं तरफ से मिलती है, बाकी सारी की सारी इस दाईं तरफ से मिलती है। तो अनूपगढ़, अनूपगढ़ के बाद पुग्गल आता है, फिर बिरसलपुर आता है, फिर चारणवाला आता है, फिर आगे सागरमल, गोपाल, बिरबल, ये आते हैं, तो 3 नंबर। अब मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 9 शाखाएं हैं। रावतसर है हनुमानगढ़ में, यह इंदिरा गांधी नहर परियोजना की प्रथम शाखा है, जो एकमात्र ऐसी शाखा है जो नहर के बाईं ओर से निकलती है। मान लो ये नहर है, अब यहाँ से ऐसे जल जा रहा है इसका, ठीक है, तो जल जा रहा है इसका बाईं साइड, ध्यान रखना कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। यहाँ से रावतसर शाखा मिलती है सबसे पहले, रावतसर हनुमानगढ़ में। फिर आती है सूरतगढ़। अब अपने पास तो ऑप्शन नहीं था, ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि अनूपगढ़ से स्टार्ट है, अपने पास जैसे ऑप्शन था वैसे। फिर आता है अनूपगढ़, सूरतगढ़ आ जाएगा पहले, सूरतगढ़, फिर सूरतगढ़ से अनूपगढ़, जैसे घग्गर नदी का प्रवाह है ना, उसी प्रकार से। फिर आता है बीकानेर में पुग्गल, फिर चारणवाला, और फिर दंतौर। ये सारे कहाँ आते हैं? ये दूसरी साइड लिखना था मेरे को, इधर बता देता हूँ मैं आपको दोबारा। ये हो गई नदी, सीधा लिख देता हूँ। रावतसर शाखा यहाँ इधर से मिली, ठीक है, इधर से आ गई। बाकी सूरतगढ़ इस साइड से, क्योंकि रावत शाखा एकमात्र ऐसी शाखा है जो बाईं तरफ से मिलती है, ये बायां साइड हो गया। फिर अनूपगढ़ आ गई, फिर पुग्गल आ गया, फिर चारणवाला बीकानेर आ गया, फिर दंतौर बीकानेर आ गया, फिर बिरसलपुर आ गया, फिर शहीद बिरबल जैसलमेर आ गया, और फिर सागरमल गोपा आ गया। ये शाखा होगी। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 4 उप शाखाएं भी है, लीलवा, दिग्गा, बरकतुल्ला खां, गडरा रोड उप शाखा। ये देखो, अपना 0 पॉइंट तो मेन पॉइंट है मोहनगढ़ तक, जैसलमेर तक, ठीक है, लेकिन आगे एक उप शाखा से और इसको बढ़ाया गया है, वो है गडरा रोड उप शाखा, जिसका नाम बरकतुल्ला खां और बाबा रामदेव, ये दोनों उप शाखाएं हैं इसकी। तो ये 4 तो उप शाखाएं होगी, लीलवा, दिग्गा, बरकतुल्ला खां, बाबा रामदेव, और ये 9 क्या हो गई? इसकी शाखाएं होगी, तो इसको याद रखना है आपको। अगला, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर से निम्न में से किस जिले को पानी की जलापूर्ति नहीं होती है? अब आपके सामने है, किस किस को होती है और किस किस को नहीं होती है पन्नालाल बारूपाल। तो पन्नालाल बारूपाल से बीकानेर और नागौर। पन्नालाल जी कहाँ रहते हैं? बीकानेर और नागौर में, जोधपुर में नहीं रहते, ठीक है। पन्नालाल जी कहाँ रहते हैं? बीकानेर, नागौर। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम था, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम था वागड़सर लिफ्ट नहर, ठीक है। जैसे कोलायत अब करनी सिंह हो गया। भाखड़ा नागल परियोजना एक संयुक्त परियोजना है। देखो, भाखड़ा नागल परियोजना से हमें लगभग 15.2% हमारा हिस्सा है राजस्थान का। किस किस की संयुक्त परियोजना है? तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। माही बजाज सागर परियोजना का कितना प्रतिशत जल राजस्थान को प्राप्त होता है? माही बजाज सागर परियोजना, अब हमने पढ़ी, नदियां पढ़ के आए हैं हम। जो नदी पढ़ी थी, ये है नदी, यहाँ से कर्क रेखा गुजरी, और यहाँ है आपका
ये राजस्थान के दो जिले, ये तो हो गया बांसवाड़ा और ये हो गया डूंगरपुर। इन दो जिलों से नदी कौन सी, खांडू गांव से यहाँ प्रवेश करती है और ये होगी माही नदी। और यहाँ से क्या गुजरी, कर्क रेखा गुजरी। गुजरने के बाद देखो क्या हुआ कि ये है मध्य प्रदेश और ये है राजस्थान और ये है गुजरात। ये किसकी संयुक्त परियोजना है, ये है गुजरात और राजस्थान की। किसकी, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसमें गुजरात को पानी मिलता है 55% हिस्सा इस बांध का और 45% हिस्सा मिलता है राजस्थान को। लेकिन ये पूछ रहा है माही बजाज सागर परियोजना का कितना प्रतिशत जल राजस्थान को प्राप्त होता है, तो राजस्थान को प्राप्त होता है 45%, ठीक है, और गुजरात को मिलता है 55। लेकिन इससे जो विद्युत उत्पादन होता है, इससे जो विद्युत उत्पादन होता है वो होता है 144 मेगावाट। ये 100 का 100% राजस्थान को मिलता है। किसको मिलता है, राजस्थान को मिलता है। और ये जो बांध बना हुआ है ना यहाँ पे माही बजाज सागर बांध, ये बोरखेड़ा गांव में बना हुआ है और राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, इसकी लंबाई है लगभग 3109 मीटर। अगला, चंबल नदी पर स्थित एकमात्र बांध जिससे सिंचाई की जाती है। अब 4 चंबल नदी पर बांध है, मैं आगे तस्वीर आपको दिखाऊंगा। आपको बता देता हूँ 4 बांध है। 4 बांध में से कोट्टा बैराज ऐसा बांध है जिससे क्या है, सिंचाई होती है, इसे विद्युत नहीं मिलती, सिंचाई होती है, पेयजल के काम आता है। अब देखो चंबल नदी पर बांध कौन कौन से बने हैं। नंबर 1 मंदसौर जिले में बना हुआ है गांधी सागर बांध, ठीक है। फिर बना हुआ है राणा प्रताप सागर बांध, फिर कोट्टा बैराज, ये जवाहर सागर, और फिर ये कोट्टा बैराज। 4 बांध बने हुए। इस राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध से 115 मेगावाट बिजली मिलती है, राणा प्रताप सागर से 172 मेगावाट बिजली मिलती है और जवाहर सागर से 99 मेगावाट बिजली मिलती है। ये जो चंबल परियोजना है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। इसमें 50 मध्य प्रदेश और 50 राजस्थान का होता है। टोटल विद्युत मिलती है 386 मेगावाट। तो 386 में 50-50 करोगे तो 193 मेगावाट आ जाएगी। और ये 4 ऐसे बांध है जो 100 किलोमीटर की दूरी पे बने हुए हैं। कितने, 100 किलोमीटर की दूरी पर बने हुए हैं। टोटल 386 मेगावाट बिजली मिलती है। और जो कोट्टा बैराज ऐसा बांध है जो एक पिकअप बांध है और इससे पेयजल और सिंचाई मिलती है, सिर्फ पेयजल व सिंचाई। तो इसको आपको याद रखना है, अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले गांधी सागर और कोट्टा बैराज, प्रथम चरण में गांधी सागर और कोट्टा बैराज का निर्माण हुआ, दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर का और तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध का निर्माण हुआ था। तो ये क्लियर हो गया प्रश्न। 3-4 बांध हो गए, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, कोट्टा कोट्टा में, जवाहर कोट्टा में और गांधी सागर मंदसौर मध्य प्रदेश में। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है राजस्थान सामान्य अध्ययन की नानक क्लासेज ऐप में। रोज शाम को 6 बजे टेस्ट और 9 बजे यूट्यूब पे व्याख्या। राजस्थान का भूगोल, इस टेस्ट सीरीज की खासियत मैं बता देता हूँ कि 1 साल वैलिडिटी है। अब 1 साल वैलिडिटी का मतलब ये नहीं है कि एक बार टेस्ट डाल दिए तो वही करते रहो। भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीति, ये एक बार पूरी हो चुकी है, पूरे टेस्ट वहीं पड़े। दोबारा फिर हमने स्टार्ट कर दी और भूगोल स्टार्ट कर रखी है। आज का टॉपिक ये, जैसे कल का टॉपिक होगा जितनी भी ये जो कृषि से संबंधित है, ठीक है। वैसे पूरी पीडीएफ डाली हुई है सिलेबस की, कौन सा टॉपिक है कौन सा नहीं है। तो वहाँ टॉपिक वाइज आपके टेस्ट होते जा रहे हैं, तो आप उसको अध्ययन करना, ये टेस्ट सीरीज लेना। और साथ साथ में कोई भी समस्या हो आपके टेस्ट में, हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, ठीक है, 76-923-611। और रोज शाम को ये टेस्ट मिल जाते हैं, ठीक है, 6 बजे। अगला प्रश्न देखो, किस तिथि को राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया। अब देखो पहले इसका नाम था राजस्थान नहर। क्या नाम था, राजस्थान नहर इसका नाम था 1984 तक। जैसे ही इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई 1984 में, 31 अक्टूबर 1984 को, उस समय देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो उनकी मृत्यु के बाद उनके नाम पर 2 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया। परवन वृहत बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के बारे में सही कथन बताइए। बहुत शानदार है। आजकल आपने एक मुद्दा सुना होगा राजस्थान में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसमें 13 जिले आते हैं और इन 13 जिलों में पता नहीं कितने बांध बनाए जाएंगे, कितनी परियोजनाएं शामिल है। और बार बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, प्रधानमंत्री जी को बार बार पत्र लिख रहे हैं कि इसको राष्ट्रीय स्तर का
दर्जा दिया जाए ताकि राष्ट्र इसका काम कर सके। तो उसमें भी एक शामिल है परवन वृहद परियोजना। कौन सी? परवन वृहद परियोजना। देखो, यह परियोजना झालावाड़ के निकट परवन नदी पर निर्माणाधीन है। अभी आरपीएससी के द्वारा यह प्रश्न ऐसा का ऐसा ही पूछा गया है और 2 बार आ चुका है। कुल 2970 मेगावाट की विद्युत उत्पादन किया जाएगा और 2023 तक पूरा करने का इसका लक्ष्य है, इस परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना का। इससे झालावाड़, बारां और कोटा जिले के 637 गांव की 2,01,400 हेक्टेयर में सिंचाई उपलब्ध करवाई जाएगी। उपयुक्त सभी, ये प्रश्न पेपर में आया था, एक तो ऐसे आ गया। फिर आरपीएससी ने क्या पूछा, परवन वृहद परियोजना किन जिलों में संचालित है? ये ऑप्शन था झालावाड़, बारां, कोटा में 637 गांव। एक ऑप्शन दे दिया झालावाड़, टोंक, जयपुर, ऐसे करके अलग अलग थे। तो 2 प्रश्न आ चुके हैं, इस प्रश्न को नोट कर लेना। 637 गांव, 2,01,400 हेक्टेयर में सिंचाई और 2970 मेगावाट बिजली उत्पादित 2023 तक का पूरा करने का लक्ष्य है। होगा कि नहीं होगा? और परवन नदी पर झालावाड़ में ये निर्माणाधीन है। इसके अलावा मैं आपको एक और बता देता हूं, वो भी इंपॉर्टेंट है, इसरदा बांध परियोजना। इसरदा बांध परियोजना ये है बनास नदी पर सवाई माधोपुर में। ठीक है, ये श्योर है, ये प्रश्न फिक्स आते हैं। ये भी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में शामिल है। इसरदा बांध बनास नदी पर सवाई माधोपुर में है। इससे जो लाभान्वित होंगे वो दौसा और सवाई माधोपुर दोनों ही होंगे। ठीक है, दोनों ही होंगे। एक और नवनेरा बांध कहां पे है, ये भी याद रखना, नवनेरा बांध कोटा के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है? कौन सा सिंचाई परियोजना सुमेलित नहीं है? देखो, बिलास परियोजना 12 में है, बिलास है, लहासी है, ये है। चोली डूंगरपुर में, पांचना करौली में, गरदड़ा बूंदी में। तो इसमें गलत क्या हो जाएगा? चोली जो परियोजना है वो डूंगरपुर में नहीं है। ठीक है, चोली परियोजना चोली नदी पर है। तो किस जिले के अंदर स्थित है? तो चोली परियोजना ये यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चोली इधर झालावाड़ के अंदर है। अगला, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? वो तो थी इंदिरा गांधी नहर, उस पे लिफ्ट नहरें थी, मैंने बता दिया। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना है वह सवाई माधोपुर में पार्वती नदी पर, पार्वती नदी पर सवाई माधोपुर में। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? अब टोटल इसकी यहां से लेकर और यहां तक, यानी हरिके बैराज से निकली, हरिके बैराज से लेकर मसीता वाली हेड तक 204 किलोमीटर है। और मोहनगढ़ तक, ठीक है, कहां तक है? मोहनगढ़ तक इसकी लंबाई बाकी कितनी बच जाती है? 445 किलोमीटर। तो जोड़ो 445 और 204 कितने होते हैं? 9 4 6, 649 किलोमीटर टोटल है। और ये पूछ रहा है कि राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? तो आप उत्तर क्या बताओगे? 445 तो मुख्य होगी, और इसमें से फीडर नहर से भी राजस्थान को कुछ भाग मिलता है। तो लगभग फीडर नहर से देखो 480 में से 445 करो 5, और इसको माना जाता है लगभग 35 किलोमीटर राजस्थान में मानी जाती है। तो कुल राजस्थान में जब आपसे पूछे मुख्य नहर की राजस्थान में लंबाई कितनी है तो 445। फीडर नहर को भी जोड़ना पड़ेगा साथ में, क्योंकि ये पूछ रहा है कि राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई, तो फीडर नहर लगभग 35 किलोमीटर राजस्थान में बताई जाती है, तो 480 हो गया। फीडर नहर की 204 टोटल, और टोटल लंबाई 649। राजस्थान में सिंचाई के निम्नलिखित साधनों में से किससे सर्वाधिक सिंचाई होती है? जब भी सिंचाई की बात करते हैं तो एक तो राजस्थान के अंदर आते हैं नलकूप, एक आते हैं कुएं, एक आती है नहरें, एक आते हैं तालाब, इसके बाद में झरने। ठीक है, ये आते हैं। तो ये पूछ रहा है कि राजस्थान में सिंचाई के निम्नलिखित साधनों में से किससे सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो सबसे ज्यादा नलकूपों से होती है, सबसे ज्यादा नलकूपों से, फिर कुओं से, फिर नहरों से, तालाबों से, फिर झरनों से। यानी नलकूप और कुएं मिला के लगभग 69-70% होता है। नहरें लगभग 29% होती है, और ये 29 कर लो, चाहिए 68 कर लो, ठीक है, ये 2% होती है। और ये अन्य कोई थोड़ा बहुत जितने बचेगा ना वो इसके लिए होता है। तो सबसे ज्यादा नलकूप, फिर कुएं, फिर नहरें, फिर तालाब। नलकूपों से सबसे ज्यादा जयपुर साइड होती है, जयपुर अलवर साइड खूब होती है नलकूपों और कुओं से। नहरों से सबसे ज्यादा श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में, तालाबों से भीलवाड़ा में, और झरनों से हनुमानगढ़ डूंगरपुर बांसवाड़ा। भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है? भाखड़ा नागल परियोजना से राजस्थान का हिस्सा है 15.22%। राजस्थान सरकार ने बजट 2022-23 में ईआरसीपी परियोजना के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की है? 96 करोड़। ये ईआरसीपी क्या है? ईआरसीपी ये ईस्टर्न यानी पूर्वी नहर परियोजना है।
पूर्वी नहर परियोजना है, ठीक है। पूर्वी नहर जो रिवर है, पूर्वी नदी कर लो या नहर परियोजना है, जिसमें 13 जिले आते हैं, याद रखना। कितने? 13 जिले। जाजली, अचल अचलवदा, सांखथली, तेज सागर, गंदेर, खेरोट, रायपुर तालाब किस जिले के अंदर स्थित है? तो ये सारे प्रतापगढ़ में है। ये हमारी जो कक्षा 6 से 12 की जो मैंने पुस्तक है, बाजार में ऑनलाइनर उपलब्ध है और टेस्ट है नानक क्लासेज ऐप के अंदर, तो वहाँ उसके अंदर ये सारे करवाए हुए हैं। कौन सा तालाब चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित नहीं है? देखो, पद्मिनी तालाब तो है ही, राणा रतन सिंह की पत्नी। वानकिया तालाब भी है, मुर्रालिया तालाब, हिंडोली तालाब। तो इसमें कौन सा तालाब नहीं है? हिंडोलिया जो तालाब है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित नहीं है। मुरालिया है, वानकिया है, पद्मिनी है, हिंडोली नहीं है। हिंडोली कहाँ पे है? बूंदी में। हिंडोली तालाब कहाँ पे है? बूंदी में। निम्न में से उदयपुर शहर से संबंधित नहीं है। उदयपुर शहर से एक मैं आप सभी को बताता हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नानक क्लासेस शिव सर नाम से और नानक क्लासेस करंट अफेयर्स नाम से। एक में लिंक आता है, एक में पीडीएफ। और कोई भी सूचना क्विज वगैरह आपको शाम को, इसकी क्विज भी आपको शाम को मिल जाती है टेलीग्राम पे। ऐप में टेस्ट मिलता है या क्विज मिलती है, यहाँ वीडियो मिलता है। एक क्वेश्चन को 3-3 बार पढ़ने को मिलता है। तो इसमें अमरकुंड झील भी है उदयपुर में, मादला मगरा भी है। और ये देखो मादला मगरा जो है ना आपका जयसमंद झील के अंदर, बाबा का भांगड़ा जिसको कहते हैं, ये अभी रीट लेवल फर्स्ट में आया था। रुंडेला तालाब है, नवलखा, ये नवल सागर बूंदी के अंदर है, ठीक है। नवल सागर कहाँ पे है? बूंदी में। असत्य कथन बताइए। असत्य कथन, देखो जाखम सिंचाई परियोजना प्रतापगढ़ की है, बिल्कुल जाखम नदी पर। बिशलपुर सिंचाई परियोजना टोंक में बनास नदी पर है, ये भी सही है। सोम कमला अम्मा सिंचाई परियोजना बांसवाड़ा, ये गलत है, ये डूंगरपुर की परियोजना है। कहाँ की है? डूंगर की, सोम नदी पर है। मेजा बांध भीलवाड़ा में है, किस नदी पर? कोठारी नदी पर। कोठारी नदी पर। और बिशलपुर सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? बनास नदी पर। और जाखम, जाखम नदी पर, ठीक है। जाखम किसकी सहायक नदी है? माही की सहायक नदी है। बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। सोम किसकी सहायक नदी है? माही की है। और कोठारी किसकी सहायक है? बनास की। मेजा बांध कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में। तो इसका उत्तर है सी। फिर देखिए, चंबल घाटी परियोजना में कौन सा बांध प्रथम चरण में बना? अब चंबल नदी के बारे में मैंने पूरा बता दिया। तो एक तो गांधी सागर और कोटा बिराज, ये दोनों बांध है वो प्रथम चरण में बने थे। निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? परंपरागत ऐतिहासिक जब देखें राजा महाराजाओं के समय, पहले के समय में, अब जो आज जल हमें मिलता है, जल जीवन मिशन और पाइपों के माध्यम से घर तक पूरा जल है, और हम इतना बर्बाद करते हैं कि उसको देख नहीं पाते। लेकिन उस समय जल की बहुत कीमत थी, ठीक है। अब पहले बहुत कीमत थी, आने वाले समय में भी बहुत कीमत हो जाएगी। देखो, नाड़ी, बावड़ी, टोबा, ये सारे जल संरक्षण की पत्ती है, नाली नहीं है। नाली कोई जल संरक्षण की पत्ती नहीं है। वर्तमान में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाली कहते हैं, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, ठीक है। तो इनको याद रखना है बस, नाड़ी, बावड़ी, टोबा, जोहोड़ और सारी है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ परंपरागत जल संरक्षण की विधि। सबसे पहले देखो, नाड़ी क्या होता है? नाड़ी एक प्रकार का पोखर होता है जिसमें वर्षा जल संचित होता है। अब जितनी भी परंपरागत संरक्षण की ये विधि है ना, ये लगभग यही है, भी खड्डा खोद लिया, उसमें जल इकट्ठा कर लिया, उसको कुछ दिनों के लिए रखने के लिए उपाय करते थे। उनके अलग अलग नाम है, अलग अलग जगह अलग अलग नाम रहते हैं। खड़ीन देखो पड़ा, कृषि भूमि के ढाल के विपरीत दिशा में मिट्टी का बांध बनाकर पानी का संग्रहण किया जाता था, फिर सूख जाता था, तो यहाँ पे पालीवाल जो जैसलमेर के जो ब्राह्मण है वो खेती भी करते थे। टांका, इनका निर्माण खेतों, घरों, गड्ढों और किलों में वर्षा जल के संग्रहण हेतु किया जाता था। जैसे मान लो ऊपर छतें वगैरह उनको लगा भी बारिश आने वाली है, छतों को साफ करते थे, यहाँ कुंड बना लेते थे, वो जल सारा आके उसके अंदर आता था। अन्य जैसे देखो, जोहड़, टोबा अभी मैंने बताया, बावड़ी, जालरा, कुई या बेरी, नेटा जिसको नेस्टा कहते हैं, पार्लर, पानी, मदार, ये है एक ही चीज पर अलग अलग क्षेत्रों में इनको अलग अलग नाम है लिया जाता है। सुमेलित कीजिए, ये देखिए सुमेलित कीजिए, सिद्धमुख नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, जवाई परियोजना, जाखम परियोजना। ये प्रश्न सारे पेपर में फिक्स आए हुए हैं निरंतर, ठीक है। तो देखो, तो थोड़ा मैं पूरा दिख जाए आपको छोटा कर लेता हूँ। देखो, मुख्य सिंचाई सिद्धमुख परियोजना। अब देखो, सिद्धमुख परियोजना से लाभान्वित होते हैं हनुमानगढ़ और चूरू। नर्मदा परियोजना से लाभान्वित होते हैं जालोर और बाड़मेर।
जवाई परियोजना से लाभान्वित होते हैं उदयपुर और प्रतापगढ़। ओ सॉरी, जवाई से कौन से हो गए? जवाई से हो गए, क्योंकि जवाई किसकी साइकिल आती है? लूनी की। जालोर, पाली, जोधपुर। और जाखम परियोजना से उदयपुर, प्रतापगढ़। तो देखो ए का हो जाएगा 4, ए का 4, ये दोनों कट गए, ए का 4। नर्मदा नहर एक, एक हो गया। जवाई परियोजना जालोर, पाली 2, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न बड़े सिंपल आते हैं, बस याद रखना। सिद्धमुख, हनुमानगढ़, चूरू। नर्मदा, नर्मदा से जालोर, बाड़मेर अभी पढ़ के हैं। जवाई से उदयपुर, जालोर, पाली, जोधपुर। और जाखम उदयपुर, प्रतापगढ़। अब देखो हम सिद्धमुख नहर परियोजना के बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना राजस्थान राज्य की परियोजना है। इसे राजीव गांधी नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है। इस परियोजना का शिलान्यास 5 अक्टूबर 1989 को भारत के भूतपूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बादरा के समीप बिरानी गांव से किया था। बादरा तहसील है ना हनुमानगढ़, उस बिरानी गांव से। कल हनुमानगढ़ जिले के अंदर आपको पता है MiG-21 भी क्रैश हो गया था, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। रावी और व्यास नदियों के अतिरिक्त जल को उपयोग में लेना इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य। बहुत बार प्रश्न आता है, रावी और व्यास नदियों के अतिरिक्त जल का उपयोग करने के लिए कौन सी नहर निकाली गई है? सिद्धमुख नहर परियोजना, जिसको राजीव गांधी नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है। इसके लिए भाखड़ा मुख्य नहर से 275 किलोमीटर लंबी एक नहर निकाली गई है। परियोजना को आर्थिक सहायता यूरोपियन आर्थिक समुदाय दे रहा है, EU, यूरोपियन आर्थिक समुदाय दे रहा है, याद रखना। सिद्धमुख नहर परियोजना से नौहर, बादरा, हनुमानगढ़, तारानगर, सहवा, चूरू तहसीलों को लाभ मिल रहा है, यानी हनुमानगढ़ और चूरू जिला। परियोजना का 12 जुलाई 2002 को श्रीमती सोनिया गांधी के द्वारा लोकार्पण किया गया था। तो ये मैंने आपको सिद्धमुख नहर परियोजना बता दी, इसको भी याद रख लेना, स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हो। भीखाबाई सागवाड़ा नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला। देखो एक स्वतंत्रता सेनानी थे भीखाबाई सागवाड़ा, उनके नाम पर माही नदी से ये नहर निकाली गई है। किससे? माही नदी से, क्योंकि माही नदी से नहर निकाली गई है, इससे लाभान्वित होता है डूंगरपुर जिला। माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम किसका है? पूरी डिटेल मैंने बता दी माही नदी की, तो गुजरात और राजस्थान का। इसमें जल का हिस्सा गुजरात का 55% और राजस्थान का 45%। जबकि जो विद्युत मिलती है 144 मेगावाट, वो किसको मिलती है? पूरी की पूरी अपने प्यारे राजस्थान को मिलती है। ठीक है, ये थे आज के क्वेश्चन, टेस्ट आपने दे दिए। नानक क्लासेज ऐप में आप सभी विद्यार्थियों को बता रहा हूं मैं, फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही है। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर की टेस्ट सीरीज चल रही है, फर्स्ट तृतीय प्रश्न पत्र की। सेकंड ग्रेड का टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रहा है। और ये अपनी 200 रुपये वाली जो टेस्ट सीरीज अभी चल रही है, मैंने आपको बता दिया, जिसका वीडियो दे दिया। जिला दर्शन है और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, ये चल रही है। 50 दिन 50 रुपये, ये पहले आपकी टेस्ट सीरीज चली थी। तो ये टेस्ट सीरीज नानक क्लासेज ऐप में नए लेकर और इनका अभ्यास करें अच्छे तरीके से। रोज सुबह 7:30 पर करंट की क्लास, 4 बजे आपको करंट की लाइव क्लास, दोपहर को रिवीजन क्लास होती है अभी URO के लिए, और 9 बजे ही आपको ये क्लास मिलती है। तो पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।